जब हर इलेक्ट्रोड की ई नॉट वैल्यू मेरे पास आई तो मुझे पता चलता है कुछ इलेक्ट्रोड्स तो ऑक्सीडाइज हो रही हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स रिड्यूस हो रही हैं। मैं कंपेयर करूं तो करूं कैसे? मुझे पता है कि जो मैग्नीशियम है वो कॉपर के सामने तो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन के सामने हमेशा रिड्यूस होगा। अब मैं मैग्नीशियम को कौन से चार्ट में डालूं? की रिडक्शन कहां डालूं? मैं मेजर करते वक्त भी क्या सोचूं? तो उस सारी चीज के लिए सबसे पहले मैं उठाना चाहूंगी, आखिर ई नॉट नापते कैसे हैं? कैसे पता चला इनको हाइड्रोजन के ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे? तो ये खोल रखी है स्लाइड, ये लास्ट क्लास की है। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिटी दूंगी, आखिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले कैसे जाते हैं। हाउ डू वी नो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू +1 पॉइंट दिस है, इसकी वैल्यू -1 पॉइंट दिस है? वो मुझे कैसे पता चलता है? तो उसके लिए ध्यान यही रखिएगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मुझे बनानी पड़ी। अगर मुझे किसी चीज की लंबाई चौड़ाई नापनी है तो एक रेफरेंस बनाना पड़ा। जी इतने को 1 मीटर बोल दो। जब इतने को आप 1 मीटर बोल दोगे तो उस हिसाब से हम चौड़ाई लंबाई बात कर लेंगे। ठीक है जी, एक रेफरेंस दिया। जब तक कोई रेफरेंस नहीं है मैं वैल्यू नहीं कोट कर सकती। अब रेफरेंस कैसे दूं? कोई लंबाई चौड़ाई तो नहीं नापनी, कोई वजन तो नहीं नापना है कि मैं रेफरेंस दूं। उसके लिए प्लान क्या किया गया? तुम सारे मेटल नॉन मेटल इकट्ठे करो। कर लिए मैंने, 50 60 70 जितने मेरे पास थे मैंने इकट्ठे किए। हर एक की इलेक्ट्रोड बना के तैयार कर ली। अब क्या करूं? अब एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी या NHE से ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है उसे समझिएगा। दिस नोट मत करना, अभी अभी सिर्फ समझ रहे हैं, नोट करने का जब टाइम दूंगी तब करना। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर इस तरह से एक इन्वर्टेड ट्यूब में ये मेरे पास प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम का पूरा कोटिंग है जिसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है। प्लैटिनम और इस तरह के पैलेडियम निकल, इन मेटल्स की खास बात क्या होती है? इनके क्रिस्टल में छोटे छोटे वॉइड स्पेसेस होते हैं। उन स्पेसेस के अंदर छोटी छोटी गैसेस भर जाती हैं जिसको कहते हैं ऑक्लूजन। हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के अंदर बहुत सारी ऑक्लूड हुई, जितनी तुम चाहो। इवन मिलिट्री को हाइड्रोजन गैस जो स्टोर करके रखनी होती है वो एज सिलेंडर्स नहीं स्टोर करके रखते, वो इन्हीं मेटल्स में ऑक्लूड करके रखते हैं। हाइड्रोजन स्टोर करने का जरिया है ये। तो यहां पर हाइड्रोजन इसके अंदर पोरस, पोरस तो नहीं है, सॉरी, इतने इसके पास वॉइड्स हैं, बड़े आराम से इसके अंदर हाइड्रोजन घुस जाती है। तो मैंने यहाँ प्लैटिनम ब्लैक, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम ब्लैक, जो नाम आपके एनसीईआरटी में दिया उसको पकड़िएगा। उसके अंदर बहुत सारी हाइड्रोजन है। उसको कौन सी सोल्यूशन में डिप किया हुआ है? सोल्यूशन जिसमें मैंने डिप किया हुआ है वो सोल्यूशन है 1 मोलर H+ आयंस। लास्ट क्लास में एक बात सेट हो गई थी, इलेक्ट्रोड का मेटल अपने आयन के कांटेक्ट में होना चाहिए, इलेक्ट्रोड का एटम अपने आयन के कांटेक्ट में होना चाहिए। तो आयन मैंने नीचे कौन रखे? H+। इलेक्ट्रोड पे लाके किसको दिया है मैंने? H2 गैस। ठीक है, H2 गैस जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करूंगी टूटेगी, H एटम बनेगा। तो फाइनली मैं यहां क्या मैनेज कर रही हूं? मैं हाइड्रोजन को उसके आयन के साथ कांटेक्ट में रख रही हूं, राइट? तो जैसे ही मैंने ऐसे सामान सारा तैयार किया, सब उसको पैकअप किया, और यहां से हाइड्रोजन में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लास्ट क्लास में आपको स्टैंडर्ड बता दी गई थी 1 मोलर, तो उस कॉन्सेंट्रेशन के काउंटर में स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस मेंटेन करने का मतलब क्या है? वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट ई, और ई के ऊपर नॉट। नॉट मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो अब हमने ये एक तैयार कर लिया, तराजू की एक साइड तैयार कर ली मैंने। आप इमेजिन करो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक छोटे से वेइंग बैलेंस तराजू पे इमेजिन करो। इधर मैंने रख दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने रखा, ये साइड खाली है, ये नीचे चला गया। ऐसे होगा मेरा तराजू। इधर मैं लाके रखती हूँ मैग्नीशियम, वो अगर नीचे गया तो मैं क्या कहूंगी? भाई ये हाइड्रोजन से भारी है। मैंने रखा कॉपर, कॉपर ऊपर गया तो मैं क्या कहूंगी? ये हाइड्रोजन से हल्का है। तो एटलीस्ट मैं ये बता सकती हूँ जो 50 आप लेके आए थे उसमें से 30 तो हाइड्रोजन से भारी हैं और 20 हाइड्रोजन से हल्के हैं। यही E0 सीरीज में किया, हाइड्रोजन को बीच में रख दिया।
और ये तय किया कि कौन इससे ज्यादा बड़े हैं, कौन इससे ज्यादा छोटे हैं। बस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पहला स्टेज तो यही थी कि हाइड्रोजन तराजू की दो साइड खाली हैं। हाइड्रोजन को मैंने जैसे इसके अंदर रखा, ये साइड अब हैवी है, ये बिल्कुल खाली पड़ी है। तो अब जैसे इसके अंदर मैं मेटल रखूंगी, मैं देखूंगी वो इससे नीचे जाते हैं या इससे ऊपर रहते हैं। इस तरह से मेरे दो चार्ट्स तैयार होंगे, कुछ हाइड्रोजन से ऊपर, कुछ हाइड्रोजन से नीचे। फिर हम कहेंगे दो अलग अलग चार्ट कैसे कंपेयर करूं भाई, दोनों को कंबाइन करो। फिर कंबाइन करने के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल आएगा, वो कुछ करेगा जो आपने लास्ट क्लास में सुना। तो अब कैसे नापूं मैं? इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना के मैंने इसका पोटेंशियल तय कर दिया। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 मार्कर। हाउ कैन यू फाइंड आउट ई नॉट वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड? आपको पूरा बताना पड़ेगा डायग्राम के साथ। तो कैसे, अब सुनिए। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली, इकट्ठा नोट कराऊंगी क्योंकि आप लोगों को जरूरत पड़ेगी उसके लिए टाइम की। अब आपने क्या काम करना है, एक साइड पर वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड परमानेंट फिक्स कर दी, राइट, परमानेंट फिक्स कर दी, क्योंकि आपको पता है आपको किसकी नापनी है। और आपको इतना, जब चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं तब तो पता ही है, जिंक जो है हाइड्रोजन के सामने हमें पता है मेटल है, ऑक्सीडाइज ही करेगा। लेकिन पहले नहीं पता थी ये बात। हमें क्यों पता है? गलती से क्लास 10th में तुमको एक छोटी सी बिदकी सी एक्टिविटी सीरीज देके भेज दिया है और तुम्हें बता रखा है ये रिएक्टिव है ज्यादा, ये कम रिएक्टिव है, ये एसिड से एच डिस्प्लेस करेंगे, एसिड से एच नहीं डिस्प्लेस करेंगे। अगर उस याददाश्त के टुकड़े को हटा दो दिमाग से, तो सोचो सबसे पहले कैसे पता चला होगा? एक्टिविटी सीरीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही टुकड़ा है एक। सबसे पहले कैसे किसी ने सोचा होगा वो सोच के देखो। मेरा मन आया, मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां लगा दी, मुझे नहीं पता जिंक उसके सामने क्या करता है, और जिंक की इलेक्ट्रोड यहां लगा दी। यू कैन डू ईदर वे, मुझे क्या पता मैं कैसे फिक्स करूं। लास्ट क्लास में आपने बता दिया था लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एनोड होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन कंटेनर होता है। मेरे को तो पता ही नहीं ऑक्सीडेशन कंटेनर है, चैप्टर खत्म होने में पता लग जाएगा। तो अगर नहीं पता तो तुम कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दी, जैसे कि मैंने बाई चांस सही रखी। अब क्या होगा, वोल्ट मीटर जो है, एम मीटर या वोल्ट मीटर जो भी लगाते हैं, मेरे को वोल्ट मीटर लगाना जरूरी है वैल्यू पता करने के लिए, एम मीटर लगाना जरूरी है करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए। वोल्ट मीटर का पर्पस क्या है? इस सेल का ईएमएफ बता दिया उसने, बिना ये परवाह किए कि लेफ्ट पे क्या था राइट पे क्या था, बस एरो ही तो बदलेगा, वैल्यू तो 0.76 आएगी। इस पे मैंने क्या किया, मुझे फॉर्मूला लास्ट क्लास में मिल गया था, ई नॉट सेल इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बजाय वोल्ट मीटर के अगर मैंने एम मीटर लगाया होता, एम मीटर की निडल बता देती करंट की डायरेक्शन। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर से वैल्यू लेके मैं घर ले आई। उसके बाद मैंने यहां पर लगाया एम मीटर, और एम मीटर की डायरेक्शन भी ये थी, तो मैं कंफर्म हो गई कि भाई करंट तो इसी डायरेक्शन में है। करंट की डायरेक्शन से उल्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। इससे मुझे पता चल गया बाय चांस जो जिंक मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया था, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर वही है। अगर वही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब बात सही है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हुए। और इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हुआ, रिडक्शन। तो अब अगर कोई मेरे को कहे कि बात तो कुछ और हुई थी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था आपको, आप तो सेल बना के खड़े हो गए। यस, ई नॉट सेल कितना आया बच्चों? अगर मैं वोल्ट मीटर से उठाऊं वैल्यू 0.76, वो क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। मुझे बताइए इसमें कैथोड कौन थी, उसकी वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 0। एनोड क्या थी, तो अब उसकी तो वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो मैं एक्स कर दूं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। और अब अगर आप अपनी ई नॉट सीरीज देख लो, एनसीईआरटी जिनके पास है, जिंक की वैल्यू यही होगी, ऐसे निकाला गया। लेकिन ये बात तो हुई जिंक की। अब मेरे को एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम की निकालो, तो मैं मैग्नीशियम की अपनी मर्जी से निकालना चाहूंगी। मैं इस डायग्राम को यूज नहीं करूंगी कि अगर मेरे पास बोर्ड में क्वेश्चन आया, मैं ऐसा डायग्राम तो नहीं बनाने वाली। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक यू विल गेट टू नो कि आपको शुरू से क्या बनाना। इसलिए नोट करने को मना कर रही हूं कि अगर आपने गलत बनाया तो क्या होगा।
अब मेरे को तो पता नहीं मैग्नीशियम लेफ्ट में बनाना है राइट में बनाना है, मेरा दिमाग तो एक्सपेरिमेंटल चलेगा। क्यों कोई भी चीज हमें कही जाए तो हमें उसको रोकने टोकने या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की इच्छा होती है। क्यों हमें कैसे पता, हम पहले जिंक लेफ्ट में बना दे, राइट में बना देते तो क्या होता। अब आई बारी किसकी, मैग्नीशियम की। मैंने मैग्नीशियम बाय डिफॉल्ट अब आदत अनुसार मैं तो राइट में बनाऊंगी, क्योंकि आई नीड टू चेक। अब मैं वो सारा तामझाम डायग्राम का नहीं बना रही, लेकिन जब आपके पास आएगा आपको भी सारा तामझाम नहीं बनाना, बहुत छोटा सा। जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको बनाने में आपको 15 20 25 सेकंड से ज्यादा लगेगा नहीं। तो आप समझ लो यहां पर मैंने क्या बना दी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखना ये रिडक्शन ही लिखा है मैंने कि ऑक्सीडेशन लिखा है, ये देखना मैं लिखती कैसे हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ये ध्यान देना। अच्छा इधर मैंने क्या करी, इधर तो मैग्नीशियम मेटल है, मैं ले आई और यहां पर ये इसके साथ कनेक्ट किया हुआ, मैग्नीशियम की नीचे सॉल्यूशन। यहां मैंने क्या लिखा, my point is when I am attempting this question in my boards or when I am explaining it to somebody else, मेरे को अब क्या चाहिए, एम मीटर की डायरेक्शन चाहिए। मेरे को एम मीटर की डायरेक्शन के बिना सपना नहीं आ रहा ये क्या, कौन सी कैथोड बनी कौन सी एनोड, क्योंकि मैंने तो जहां बनाया बना दिया। तो जैसे ही मैंने यहां पर एम मीटर से करंट की डायरेक्शन मांगी, तो करंट की डायरेक्शन चेक करना बच्चों मैं क्या बना रही हूं। आई नो आप जानते हैं किसका क्या होगा, सो मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। करंट की डायरेक्शन मैं आपको दे रही हूं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे उल्टी। करंट की डायरेक्शन एम मीटर इज गिविंग यू कि करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है। लैब में जब आप पहली बार मैग्नीशियम का ई नॉट निकालने गए हो तब की बात है, तो आपको करंट की डायरेक्शन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिर आप वोल्ट मीटर लगा के इसकी वोल्टेज पूछोगे, वोल्टेज जो आएगी देखते हैं, जो भी आएगी मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूं अभी। इसकी वोल्ट मीटर रीडिंग देती है सॉरी, इसकी वोल्ट मीटर रीडिंग मेरे को देती है 2.16 वोल्ट, फॉर एग्जाम्पल अपने मन से लिख दिया मैंने। अब मेरे को किसकी पूछी है, मैग्नीशियम की। चलिए ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, कैथोड कौन सी बनी, बाय द डायरेक्शन, एम मीटर की निडल ने बताया, तुमने नहीं बताया। तभी मैंने कल क्लास में बोला था, लास्ट क्लास में, तुमने दिमाग नहीं लगाना है, जो बन रही है कैथोड उसको बनाने दो, मेरा क्वेश्चन है मैं डिसाइड करूंगी। निडल की डायरेक्शन जो दूंगी तुम्हें माननी पड़ेगी। तो उस हिसाब से अगर मैं चलो सही दे रही हूं, कोई गलत नहीं दे रही, तो तुमने बताया भाई करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन तो ये गए, मतलब ये क्या बनी, एनोड। अब ये एनोड बनी, तो अब लगाओ वैल्यू बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता है। तो अब कैथोड जो बनी है वो क्या है, हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू क्या है, इसकी निकालनी थी, क्या आ जाएगी, -2.16। जितने भी मेटल्स हैं सबके आगे माइनस तो आ ही रहा है, राइट। एनीवेज आपने अगर ऐसे किया और आज की क्लास के एंड तक आपको आते आते और कंफर्म हो जाएगा, जो पिछली क्लास में चली थी बात, स्टैंडर्ड नोटेशन नाम की चीज आई, तुम्हारा मन जहां करेगा तुम वहां नहीं बनाओगे। जब तुम आंसर दोगे, रूल है, तुम्हें क्वेश्चन आता है तो तुम्हें एनोड को लेफ्ट हैंड साइड देना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। जैसे ही मेरे को टॉपिक आ गया मैं इमीडिएटली इस डायग्राम को क्या करूंगी, रब करूंगी। मैंने तो लैब में किया ना, लैब में करने के बाद पता चल गया भाई मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता है, और स्टैंडर्ड नोटेशन कहती है तुम जब इस कॉन्सेप्ट को रिपोर्ट करोगे लेफ्ट साइड में एनोड को बनाओगे, तो अब मैं नया डायग्राम बनाऊंगी, लेफ्ट साइड पे एनोड बनाऊंगी। इस तरह से मैंने सारे मेटल्स नॉन मेटल्स की निकाली। एक और फिर करेंगे नोट्स, कॉपर। अब अगर मैंने कॉपर की करी तो अगेन मैंने एक कंटेनर यहां लिया, एक कंटेनर यहां लिया। अगेन मैं तो रिवर्स जाने के मूड में हूं, तो मैंने यहां पर वही काम किया, मैंने यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखी और यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड रखी। अब सारा तामझाम नहीं बना रही, आपको बता रही हूं मेरे पास करंट की डायरेक्शन क्या आई। ऑल्दो यू पीपल नो इट ऑलरेडी, बट आई एम टेलिंग यू यहां पर करंट की डायरेक्शन फिर से जो मेरे पास आती है, ये आती है, सॉरी, करंट की डायरेक्शन दिस। तो मुझे बताओ एनोड कौन सी, हाइड्रोजन एनोड हुई। ओके, ई नॉट सेल बाई चांस यहां पर आया 0.34, मैंने अपने मन से दिया है ये।
इट इज इक्वल टू, कैथोड कौन बनाए, कॉपर, तो वही निकालना था, एक्स पुट कर दो, माइनस एनोड कौन बनाए, हाइड्रोजन, कॉपर का ई नॉट क्या आया, पॉजिटिव। वैल्यू मैंने शायद 0.34 लिख दी होगी, 0.76, लेकिन कॉपर का ई नॉट पॉजिटिव आया। अब मुझे बताइए, यहां पर एनोड सही बनी थी, तो कुछ केस में तो मैं क्या देखती हूं, अब असली चीज मेरे को लानी है, कुछ केस में तो देखती हूँ मेटल को लेफ्ट में बनाओगे, कुछ केस में मैं देखती हूँ मेटल को राइट में बनाओगे, मजबूरी है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। यानी कि जिंक आया कहां बनाओगे, लेफ्ट में, मैग्नीशियम आया कहां बनाना चाहिए था, लेफ्ट में, और कॉपर आया तो कहां बनाना चाहिए था, राइट में। प्लेटिनम ले आऊं मैं, गोल्ड ले आऊं मैं, सिल्वर ले आऊं मैं, सारे मेरे को राइट में बनाने पड़ेंगे, और कुछ मेटल मेरे को लेफ्ट में बनाने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हर वो मेटल जिसका ई नॉट पॉजिटिव में है वो किधर बना है, राइट में। हर वो मेटल जिसका ई नॉट नेगेटिव आया पक्का वो लेफ्ट में। एनीवेज ये एनालिसिस करते रहे हम, सारी सारी पूरी क्लास लगा देंगे, लेकिन इतना तो आप लोगों को पता चल गया भाई, मेटल मेटल में ही दो हिस्से हो गए, कुछ है ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कुछ है रिड्यूस कर रहे हैं। किसके कंपैरिजन में, हमारे स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। अगर हमारे स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में मेटल्स ही दो क्लास बन गई, तो अब हमें अपने स्टैंडर्ड पे कुछ तो और काम करना पड़ेगा, मेरे को एक ही काम करना है। तब आई बात कि अब कुछ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग इस बात को अपनी कॉपी में कैसे ला सकते हैं, लाइए। अगर बोर्ड में खुदा ना खास्ता एक क्वेश्चन आया जो आता नहीं है आज की डेट में, व्हाट इज शी, डायग्राम देना पड़ेगा, ज्योति में भी आएगा। अभी ये सभी लोग ध्यान रखें, एनोड पर और ये 1 मार्कर क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड्स में। Why anode is having negative charge? Because it is producing electrons. It is negative pool. यहां पे negative charge नामक चीज, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहा है। सुबह आपके लिए थोड़ा रिपीटिशन होगा। शी हो गया मैम के बैच में, एब्सेंट थे, बढ़िया है फिर तो जी। यहां से कहीं से कुछ आ रहा था, आ गया सबके पास, डायग्राम छोटा छोटा सा बना लो, एनसीईआरटी में बना हुआ है वैसे। बट अगर कोई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे पूछता है शॉर्ट नोट टाइप या व्हाट, तो आपको करना पड़ेगा, जब एक बार आप लेबल करते हो ना, नीचे H+ आयन की सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन 1 मोलर है, मार्क माय वर्ड्स, ये भी चीज अगर आपको भूल गई तो उसका खामियाजा आप भुगतेंगे नेगेटिव मार्किंग के तौर पे। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या ट्रैप किया जाएगा, मैं HCl डालूं तो कितना डालूं, और H2SO4 डालूं तो कितना डालूं। HCl डालूं तो 1 मोलर, लेकिन H2SO4 मेरे को 0.5 मोलर डालना पड़ेगा, क्योंकि H2SO4 2 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियां तब आपको आएंगी जब एक एक चीज आपके पन्नों में होगी। आप अपने लिए अपनी कॉपी में इसके बारे में कुछ आइडिया लिख सकते हैं। अगर बोर्ड में आया मैग्नीशियम, एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है, प्लीज इसको उल्टा बनाना, मैंने इंटेंशनली यूं बना के दिखाया आपको। अब आपको पता है मैग्नीशियम एनोड है, तो इस डायग्राम को जस्ट रिवर्स बनाइए और उसके साइड में ये जरूर करिए, ताकि आपको ये बात समझ में आए कैसे किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आ सकता है। इट इज जस्ट अ फॉर्मूला, जस्ट अ साइन कन्वेंशन। हाँ, नहीं नहीं, वो एज्यूम नहीं, वो तुम कुछ, अब जैसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे दिया है, अब वहां मैग्नीशियम का मैं याद करके तो तुम्हें भेज नहीं सकती, तो तुम एक्स वाई जैसे मैंने एज्यूम किया वो प्लस वैल्यू को भी कुछ एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर लो, बता दो से, मतलब ओनली एन अल्फाबेट, आप कोई अल्फाबेट एज्यूम करके जा सकते हैं। और यहाँ पे पूरा, वैसे मैंने तो यहाँ अपना टाइम बचाने के लिए वाई लिखा, आप वाई मत लिखना ना, आप ये लिखना, इट्स अ गुड थिंग टू नोट कि क्या लिखूंगा मैं भाई, ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम 2+ एंड दिस, वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ एक्स वाई जेड एज्यूम कर लेना, क्योंकि वैल्यू आपको क्या पता किसके साथ पूछेंगे, एनसीईआरटी ने मैग्नीशियम के साथ पूछ लिया, अगले पता नहीं किसके साथ पूछ ले। मैग्नीशियम का मैंने पूछ लिया तो आपको पहले ही पता है लेफ्ट पे बनाना है, और अगर मैंने कॉपर का पूछ लिया, अब आपको पता होना चाहिए आफ्टर दिस क्लास
कि कॉपर का अगर पूछा जाएगा तो वो हमें राइट पे ही बनाना है, क्योंकि ई नॉट वैल्यूज में आपको बता देंगे कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन से प्लस में होते हैं, कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन से माइनस में होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज डन विद एवरीबडी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आ गई बात आपके पास। चलिए, तो जहां आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिखी है, आई होप सबके पास हेडिंग ये रही होगी, हाउ डू वी फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके बाद हेडिंग आपके पास थी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसमें एक नाम मैंने दिया। कुछ कुछ केसेस में, नॉट इन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी वाले बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे। एक और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कई बार यूज की गई है, वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये नॉन एनसीईआरटी पार्ट है, इसके बारे में सिर्फ पता होना चाहिए इसका हाफ सेल क्या होगा। एक सेकेंड, सभी लोग पहले बताओ मुझे इसका हाफ सेल क्या है। यहां पर हाइड्रोजन का हाफ सेल क्या है? हाइड्रोजन का हो क्या रहा है यहां पे? यहां हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका हाफ सेल है H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाया होगा, सीन्स थोड़ी गड़बड़। तो क्या करूंगी, दो H प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाया होगा, ये इसका हाफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोड का। लेकिन अब इसी में मैंने नीचे जो कॉपर बना के दिया, तो हाफ सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे है ऑक्सीडेशन। यहां पे इसका हाफ सेल क्या रहा होगा, H2 ने दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स पक्का रिलीज किए होंगे, ऑक्सीडेशन का सेल ये रिएक्शन ये। तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हाफ सेल इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे। अगली क्लासेस में मैं कहूंगी एक सेल है जी, उसमें एक साइड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, एक साइड कॉपर इलेक्ट्रोड है, तुरंत आपसे क्या एक्सपेक्टेड होगा, कैलोमल इलेक्ट्रोड का सेल रिएक्शन, ना कि इसका ये रंग बिरंगा डायग्राम। ये रंग बिरंगा डायग्राम हमको इसलिए देना पड़ता है कि आप लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ऐसे कैसे रट लें। जहां अक्टूबर नवंबर आता है बस बता दो कितना रटना है, ज्यादा कि हमें शौक नहीं है तो कि हमारे क्वेश्चन निकल जाए, तो वो उस रिसीविंग एंड पे आपको आने में थोड़ा टाइम लगता है और लगना भी चाहिए। तो अब कैलोमल इलेक्ट्रोड, दूसरी इलेक्ट्रोड जो आपको एनएमएसटी के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव डीपीपीज में कई जगहों पर मिलेगी, उसे जितना समझ सको समझना, फिर बाकी का क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएगा। ये भी एक किस्म की रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, अगेन समझ गए, ई नॉट वैल्यूज किसी की इसके साथ अगर कंपेयर करनी पड़ी तो मेरा सेकंड रेफरेंस ये है। इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों लाए, वो अभी नहीं मैं ले पाऊंगी, विल टेक टाइम। लेकिन कई जगहों पर यह भी यूज किया गया तब तक जब तक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं आया था, या कर सकते हो इक्का दुक्का जगह, तो वो इक्का दुक्का जगह आपको क्वेश्चन में लाके दे दी जाएगी। कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब है, पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, इसमें मरकरी इज प्लेइंग अ रोल। मरकरी की एक बहुत बड़ी बात है, ये सॉलिड नहीं है और ये मेटल है, तो मैं इसका लिक्विड भी नहीं कह सकती, लेकिन वो जो सेमी सॉलिड फेज है उसकी एडवांटेज ले रही हूं यहां पे। अब कैसे, देखिए, यहां पर मैंने सबसे पहले नीचे तो बहुत सारा मरकरी डाल दिया, उस मरकरी को कॉपर की वायर के साथ मैंने सर्किट में कनेक्ट करने का इंतजाम कर लिया, यानी मरकरी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अनदर कंटेनर, और साथ ही में यहां पर भी मरकरी है, तो मरकरी इज इन गुड नंबर। अब उसके बाद क्या है, बाहर मैंने क्या किया हुआ है, अब देखिए ये सॉल्ट ब्रिज है, यानी कि ये दूसरे कंटेनर में जा रहा है, तो ये मरकरी से ये वायर, ये मेरे को बैटरी में कहीं कनेक्ट करने में कहीं भी काम आ सकती है, वो मैंने वायर इसलिए रख ली। अब अगर आप समझे इसमें क्या है, नीचे क्या है बच्चों, मरकरी। मरकरी किसके कांटेक्ट में, अपने खुद के आयंस के। हर मेटल को अपने आयन के कांटेक्ट में होना जरूरी है, तो मरकरी इज इन कांटेक्ट विद मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक क्लोराइड, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अस की इक, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तब आपको पता लग जाएगा। उसके ऊपर क्या डाला है मैंने, KCl सॉल्यूशन। ये तीन चीजें एक साथ डाली और यहां ये सॉल्ट ब्रिज डिप किया, इसको दूसरे कंटेनर में डाला, इस कॉपर वायर से इसको कनेक्ट किया, उसका रोल लिटिल अर्ली फॉर अस टू डिस्कस, वी विल बी डिस्कसिंग इट, बट अभी सिर्फ सेल का हिस्सा अगर मैं डिस्कस करूं तो सेल के हिस्से को डिस्कस करने के लिए मेरे को इन तीनों का कनेक्ट चाहिए था, वो मिल गया। अब होता क्या है इसके अंदर, रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर, मर्क्यूरी क्लोराइड का हमने सेमी सॉलिड पेस्ट सा बना के यहां पे भरा हुआ है। इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, मर्क्यूरी ब्लैक कलर का इज इन कॉन्टैक्ट विद उसका पेस्ट,
is in further contact with KCl solution that is aqueous. जब ये तीनों एक इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है? दो मर्करी फ्रॉम हेयर will combine with दो Cl from here and it will form Hg2Cl2. तो ये Hg2Cl2 तो इन दोनों के रिएक्शन से बन के आ रहा है, ऐसा लग रहा है, राइट? तो इस तरह से कोई मेरे को बताएगा इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इस हाफ सेल में कि रिडक्शन हो रहा है? इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? किसका? मरकरी का। और Cl का क्या हो रहा है? उसका भी रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों का रिडक्शन करा रहे हैं हम लोग। दो मरकरी है, दो क्लोराइड है। अब ये Hg2Cl2 बन गया और दो इलेक्ट्रॉन। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन का आगे क्या होगा वो दूसरी इलेक्ट्रोड जाने। ये तो दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहां पर भी Cl नेगेटिव है बालकों, यहां पर भी Cl नेगेटिव है। Cl का कुछ नहीं हो रहा। Cl इज अ स्पेक्टेटर आयन। यहां पर भी अब आपको कोई KCl में Cl पूछे तो नेगेटिव है, वो Cl2 देख के लग रहा है कि ये Cl2 गैस बन गया होगा। नहीं, क्लोराइड इज स्पेक्टेटर आयन। मरकरी का यस ऑक्सीडेशन हो रहा है। दो मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। आपको याद हो वेंट ऑफ फैक्टर में भी मैंने मरकरी का केस स्पेशली लिया था, क्योंकि मरकरी का केस इतना आसान नहीं होता आपके लिए गेस करना। तो मरकरी के केसेस हमेशा नंबर ऑफ, अब अगला टॉपिक जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही काम है। ये क्यों करा रहे हो मेरे को? सिर्फ एक बात पता लगाने के लिए, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन चले, बस। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे को वो चाहिए अब आगे, और कुछ नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप गए तो आप आगे नर्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, सब करंट वरेंट सब में गए आप, सब गलत। सिर्फ मेरे को इसको याद रखना है, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकले इस कंटेनर से। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किससे निकले? दोनों मरकरी से निकले। दो मरकरी +1+1 बना रखे हैं, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया। दिस इज द रोल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब इसे नोट करिए सिर्फ जेर। तो यानी आगे आने वाले चैप्टर में आप कितनी तरह की इलेक्ट्रोड्स पढ़ने वाले हैं उसका कंक्लूजन। एक इलेक्ट्रोड जो आप लास्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, मेटल और उसके आयन का कांटेक्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल ये दे दिया जो लास्ट क्लास से चल रही है। दूसरी इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड्स, अब ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोड्स बनेंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाई, प्लैटिनम ब्लैक के ऊपर गैस को सरफेस दिया और उसी के आयंस के साथ उसको कांटेक्ट में कराया। कैटेगरीज हैं ये कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स के लिए अब तैयार रहिए, यानी मेटल की भी हो सकती है, नॉन मेटल यानी गैस की भी हो सकती है। और जब बहुत ही रिएक्टिव मेटल हो, मैं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड बनाऊंगी, एयर में लाऊंगी कैसे? उसने तो आग पकड़ लेनी है। सोडियम तो खैर गजब ही पकड़ लेनी है। मैग्नीशियम जो फायर क्रैकर्स में होता है, जरा टेम्परेचर बढ़े तो हम सुनते हैं कि वो आग लग जाती है और उसके बाद कंट्रोल नहीं होती। तो इतने हाईली रिएक्टिव मेटल्स की मैं इलेक्ट्रोड कैसे बनाऊंगी? उसके लिए मेरे को एमलगमेटेड इलेक्ट्रोड्स लेनी पड़ती हैं। फॉर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, हम सोडियम की इलेक्ट्रोड के ऊपर मरकरी लपेट के लाते हैं, एमलगमेटेड सोडियम लेके आते हैं, उससे बनती है इलेक्ट्रोड। तो ये आपकी पहली दो तो एनसीईआरटी का हिस्सा है, तीसरी आपके लिए कैटेगरी जेई नीट का हिस्सा है। कुल मिला के 3 रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स आपका सिलेबस है जो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कभी भी इन तीनों में से कुछ आ जाए तब आप फैल नहीं सकते, हमें पता नहीं ये क्या चीज है, ठीक है। इसे नोट करिए, टाइप्स ऑफ, ये रिवर्सिबल शब्द बहुत कीमती है जो आगे आके काम आएगा। ये मैं भी इस पे कुछ कमेंट कर नहीं सकती, डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, बताना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ रेफरेंस है सोडियम, और सोडियम को मैं एमलगम करके दे रही हूं, तो आप इसको एलॉय कह सकते हो, ठीक है। ये एलॉय है, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अब कौन सा सोल्यूट कौन सा सॉल्वेंट डिसाइड होगा बताने वाले के ऊपर, नहीं बताया तो जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। यहाँ मुझे कोई कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट की होती तो मैं बोल देती, ठीक है। तो ये एक एलॉय है, एमलगम बनाया हुआ है। तो 3 तरह की मेरे पास इलेक्ट्रोड्स रिपोर्ट हुई। अगर एमलगम वाली आए तो कोई फर्क नहीं आपकी सेल नोटेशन में, सिर्फ ब्रैकेट में एक मरकरी लिखा होगा, रत्ती भर मेरे सवाल पे असर नहीं पड़ना, 1% मेरे क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ना। बट कहीं Hg लिखा है तो बस उस पे फैलना नहीं है, Hg का मतलब रिएक्टिव मेटल है पक्का, ठीक है। और उसका सेल रिएक्शन रिडक्शन का ये है, सोडियम बनते ही एमलगम में गिर जाएगा,
निकाल लिया मैंने मेटल्स नॉन मेटल्स का ढेरों। अब जब मैं ई नॉट निकाल के आई तो मुझे पता चलता है, जो आज अब आपको पता चल रहा है, कुछ की वैल्यू तो आ रही है पॉजिटिव में, आपने खुद निकाल के देखा कॉपर की, कुछ की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, वो भी आपने खुद निकाल के देख लिया अभी अभी मैग्नीशियम की। तो अगर कुछ की वैल्यू पॉजिटिव में, कुछ की वैल्यू नेगेटिव में, किसके रेफरेंस से? हाइड्रोजन की रेफरेंस से। इट मींस हाइड्रोजन के सामने रखने में कुछ का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और कुछ का हो रहा है रिडक्शन। देखा ये गया हाइड्रोजन के सामने किसका ऑक्सीडेशन होता है? सारे मेटल्स एक्सेप्ट, नहीं बोल रही, आपको पता है 4 ही मेटल हैं, वो कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह, अभी और जुड़ जाएंगे। ऑक्सीडेशन किनका हुआ? मैक्सिमम मेटल्स का। रिडक्शन किनका हुआ? जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स थे या नॉन मेटल्स थे। ऊपरी तौर पे मुझे ये पता चल गया भाई, ये है जो जो भी मेटल, अगर आपसे आज के बाद कोई पूछता है, अब तक तो 10th की ये चीजें आपको अच्छे से पक्की हो चुकी हैं, मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर देते वक्त आपको पूछना चाहिए किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर दीजिए। तो हम देंगे ये सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन को देखते दौड़ के क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होंगे तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिड्यूस। तो मेटल वो अच्छा जो ऑक्सीडाइज हो। तो आपसे पूछा जाता है अच्छे मेटल की प्रॉपर्टीज, या विच इज गुड मेटल? सोनोरस, लश्चरस, मिलिएबल, डक्टाइल, साइड में रख देना। गुड कंडक्टर, वो तो ग्रेफाइट भी है गुड कंडक्टर। तो मेटल का मतलब है जो खुद ऑक्सीडाइज होके किसी दूसरे को रिड्यूस कर सके। तो हर वो मेटल इज अ मेटल। टिपिकली मेटल की डेफिनेशन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये सोनोरस, डक्टिलिटी वगैरह वगैरह सब बकवास है, जो जो मेरे को मरकरी में नहीं मिल रही, मेरे को गुड कंडक्टर ग्रेफाइट में भी मिल रहा है। जो सिर्फ एक मेटल की खूबी है, किसी और की नहीं है, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब वो तो सारे के सारे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, फंस गए हम, अब सबको एक कैटेगरी में लाना है। देन कम्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की जितने भी मेटल हैं उनका आपने देखा वैल्यू। अभी फॉर्मूला मत सोचना, फॉर्मूला उसी हिसाब से बनाया है कि हमें वैल्यू नेगेटिव चाहिए। तो सारे मेटल्स की वैल्यू जो थी उसके आगे नेगेटिव लगा दो और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में। यानी लास्ट क्लास में हमने किया था, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है आपको, तो आपको उसके आगे क्या करना है? माइनस साइन लगा के उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तब वो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड यूज करना है। उस पर बहुत सारे सवाल आ रहे थे, अब मैं उन सवालों की तरफ जाती हूँ कि क्या दोनों का रिडक्शन हो रहा है? आप कह रहे हो एक का एनोड एक का कैथोड, लेकिन आप दोनों पे रिडक्शन करा रहे हो। वो सारी बातें अब मैं शुरू करूंगी जिसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे लास्ट क्लास में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई, जितनों की भी वैल्यू हाइड्रोजन के आगे पॉजिटिव आई थी वो पॉजिटिव में रखी या नेगेटिव में रखी? क्या किया मैंने? मैंने सबकी वैल्यू जो ऑक्सीडेशन वाले थे उनके आगे नेगेटिव वाया दैट फॉर्मूला अपने आप आ गया जो थोड़ी देर पहले लगाया। तो अब कुछ वैल्यूज हैं नेगेटिव, कुछ हैं पॉजिटिव, बीच में क्या है? जीरो, हाइड्रोजन। तो अब अगर आप देखते हो जो आपके पास सीरीज है, मैं अभी नहीं कह रही आप एनसीईआरटी की सीरीज देखो, मैं आपको बता रही हूं बस, बीचों बीच एक जगह पर ये है। कहीं मेरे से भी बैलेंसिंग की चूक हो थोड़ी देर के लिए तो उसको इग्नोर कर देना, कॉन्सेप्ट पे रहना। कुछ तो ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। अब एनसीईआरटी में ऊपर कौन से दे रखे हैं? पॉजिटिव वैल्यूज वाले, राइट? तो यहां से सबसे हाई वैल्यू क्या थी लास्ट क्लास? फ्लोरीन की पॉजिटिव 2.87। फिर और पॉजिटिव वैल्यूज आते 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 यहां कौन सी वैल्यू आई? जीरो। इसके नीचे सारे मैंने क्या लगा रखे हैं? नेगेटिव। लास्ट में आया लिथियम -3.0। सबसे नीचे आ रहा है लिथियम पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन देके लिथियम बनाना, और सबसे ऊपर आ रहा है फ्लोरीन F2, राइट? उसको 2 इलेक्ट्रॉन देके ये बनाना। अब समझो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो लास्ट क्लास में थोड़ा जल्दबाजी में हुआ और बहुत गड़बड़ हुआ। सी दिस, पॉजिटिव वैल्यू टेल्स मी व्हाट?
अब ध्यान से समझो, हायर वैल्यू, राइट, हायर वैल्यू इन पॉजिटिव के हायर वैल्यू इन नेगेटिव, ये आपको कहीं भी फंसाया जा सकता है। तो मैं अभी एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ये मेरे पढ़ाने के बाद नोट जरूर करेंगे, आगे आने वाला सब कुछ इस पे चलेगा, आपको कुछ नहीं और नोट करना पड़ेगा, सीधे तड़क तड़क आंसर दोगे। अब आप, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है? हाई रिडक्शन पोटेंशियल। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है? कंपैरिजन टू ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, जीरो। हर चीज कंपैरिजन में चल रही है। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही खुद रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन की टेंडेंसी, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक चीज तो आपको याद करनी है। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल कम ही है मेरा, मेरी आदत ही नहीं है रिड्यूस होने की, मुझे क्या होना है? मुझे तो होना ही ऑक्सीडाइज है। जब मुझे ऑक्सीडाइज होना है तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम डूइंग, तो यहां मैं कह दूं, जैसे जैसे मैं नीचे जाती गई कौन मिलते गए मेरे को? रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ऊपर कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हो सकता है कहीं ये चार्ट उल्टा दे दे, तो आप ऊपर नीचे मेरे मेरे राशन पानी लेके मत आ जाना मेरे पास, आपने ऊपर नीचे बताया था। ये तुम्हारी अपनी अकल होगी कि इस चार्ट को कोई यूं सोच के भी इमेजिन करके आपको दे सकता है। और मेरे लास्ट क्लास के टेस्ट में आखिरी क्वेश्चन में था यही, लिथियम की हायर वैल्यू। अब मैं क्यों बताऊं लिथियम की हायर वैल्यू इन नेगेटिव? जब मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है, वाइवा में पूछ लेते हैं सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला, तो ये तो आपको, और हाइड्रोजन, ये तीन तो पता होने चाहिए। लिथियम सबसे नीचे या सबसे ऊपर, अब मेरे लिए मायना नहीं है, पता है नेगेटिव में वैल्यू है। तो अगर मेरे क्वेश्चन में हायर वैल्यू ऑफ लिथियम, तो अंडरस्टूड है हायर वैल्यू ऑफ लिथियम इन नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे हाई वैल्यू उसकी है। आगे तुम्हें खुद सोचना है, बच्चे थोड़े ही हो जो इतना भी बता के दे -3। सो ये चीज आपको पकड़नी होगी। माय पॉइंट इज, अब अगर मैं लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो गलत हो गया था, बहुत जल्दबाजी में, मैंने भी नहीं देखा क्या लिखा है बोर्ड पे। अब मैं आपसे अगर पूछूं, कोई 3 वैल्यूज में दे दूं, ढूंढ के बता दोगे कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा वीक? 4 दे दूं, 3 दे दूं, कर लोगे? तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमसे गलत हुआ था, वैल्यूज को ध्यान ही नहीं दिया, क्या दी है, कैसे दी है, मैं उस पे लाना चाहूंगी। अब ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में बहुत जल्दबाजी में किया था। मुझे इसमें सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट और सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट आपने देना है बस। सबसे पावरफुल दो पहले, ए सी। बस एक चीज का ध्यान देना है, ये दिया क्या है? क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है? ये क्या दिया है? ऑक्सीडेशन। तो जाते जाते अविनाश ने पॉइंट आउट की ये बात, फिर मैंने देखा ओहो, ये तो इधर तो देखा ही नहीं, हम तो इधर वैल्यू देखते रह गए। एनीवेज, ये आपके आमतौर पे बोर्ड्स और जेई में वो क्वेश्चन है जिसको बच्चा लड्डू समझता है और गलती हो बैठती है बाय चांस। ये कोई ऐसी ही गलती है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचते आपसे होगी, ये तो हो जाएगा, इसलिए तो क्या ही पढ़ने की जरूरत है। वाकई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो अब सबसे पहले तो सबको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो। दिस, अच्छा ये क्या है? ये रिडक्शन में, और पता है ये हाइड्रोजन दे रखा है, मैं चाहे डी बोलूं, हाइड्रोजन दे रखा है। यहाँ क्या मामला है? रिडक्शन। यहाँ क्या मामला है? रिडक्शन। अब सबसे पहले चेक करो कि वैल्यू में धोखा तो नहीं हो रहा कोई मुझसे। अब बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, आंसर बदल गया, सीसी हो रहा था, बदल जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस यही था। आप खुद सोचो ना, 12th क्लास के बच्चों को वैल्यूज के साथ एबीसीडी में पूछ रहे हैं, कुछ तो ट्रिक डाल सकते हैं, वो ट्रिक आपके सामने आएगी। अब आ जाएगा सबके पास ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नोट मत करो, अब डीपीपी में जिसमें हम घुस रहे हैं सारे यही हैं, बट आपको ट्रिक्स पकड़नी आनी होंगी कि कैसे करते हैं। तो लास्ट क्लास जो मेरी चल रही थी, जिसको मैं पूरा ही लगभग दोबारा बता रही हूं आपको, उस लास्ट क्लास में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, अब डीपीपी 1 होनी चाहिए सबके पास, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो सीरीज बना के आ गई मैं। इस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मैं देखूं, तो मेरे को सबसे पहला पॉइंट जो मैंने याद करवाया था, सबसे पहला पॉइंट मेरे को क्या निकालना है? क्या मैं निकाल सकती हूं
मैं निकाल सकती हूं कि अगर एक तो मूवमेंट शुरू हो गया और बातें शुरू हो गई हैं, आई डोंट नो क्यों, ये टाइम बड़ा ज्यादा हो गया, अभी वो भी नहीं लग रहा मेरे को, तो क्यों हो गई है मुझे भी नहीं पता, बट मत करो टाइम वेस्ट तो अच्छा है भाई। अगर मेरे को सेल के लिए एक फॉर्मूला दिया जा रहा है कि सेल का पोटेंशियल, और वो फॉर्मूला हमने प्रैक्टिस कर ली थी अभी थोड़ी देर पहले, बट दोबारा बता दूं, सेल का पोटेंशियल निकाला जाता है कैथोड और एनोड के पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करके या नॉर्मल पोटेंशियल को ऐड करके। बट एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ये हम सबको पता है। लेकिन ये फॉर्मूले में मेरे को क्या पुट करना है? कंपल्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है। तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू समझिए, पहले ई कैथोड माइनस ई एनोड आप पुट करेंगे। कैथोड वो है जिसपे रिडक्शन हो रहा है, रेड कैट से याद कराया था। एनोड वो है जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन आपकी फाइट थी लास्ट क्लास पे, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है आप उसकी भी मेरे से रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पुट करा रहे हो, मैग्नीशियम की नेगेटिव। आई नो इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वैल्यू किसकी पुट कर रहे हो? रिडक्शन पोटेंशियल की। ये माइनस है ना, उस माइनस को नलिफाई करने के लिए, बस। तो अब अगर आज दिमाग लगाया ना कि कैथोड एनोड, आप फिर दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू करवा रहे हो पुट, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पुट इसलिए करा रही हूं कि क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। आप समझ लो एसआई ने रूल बना दिया, हम देंगे ही नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। फिर आप बौखला जाओगे, अब मैं क्या करूं? ये माइनस उसी की केयर कर रहा है, बेटा तूने पुट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, ये माइनस उसको अपने आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहा है। सो इस पे दोबारा अपने आप को सवाल मत करना, कोशिश करना, करना तो मेरे सामने करना कि मैं फिर क्लियर कर सकूं। तो ई कैथोड माइनस, इस माइनस को लेना इसलिए जरूरी था कि तुम यहां पर नॉट आते ही स्टैंडर्ड पुट करोगे, और स्टैंडर्ड क्या है? रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करी, उससे सेल का ईएमएफ निकाल के रिपोर्ट किया। अगर सेल का ईएमएफ प्लस आया मतलब सेल इज फीजेबल, अगर सेल का ईएमएफ माइनस आया मतलब सेल इज नॉट पॉसिबल। इस सिंगल कैटेगरी क्वेश्चन में होने वाली 5 गलतियां, ये आप लास्ट क्लास में नोट कर चुके हैं। जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो अभी नोट मत करना, पीडीएफ से नोट कर लेना, कि आपको देते वक्त वही चालाकी करेंगे जो थोड़ी देर पहले करी। क्या? मैंने इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया, इसका ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, और तुम कहोगे नहीं ठीक ही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ही पुट करना है। नो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, बट ये फॉर्मूला जो ऊपर था ये इस हिसाब से सेट है, पुट तुमको रिडक्शन पोटेंशियल्स करने हैं। तो पहले तो तुम इसके एक्स वोल्ट जो दे रखा होगा वो समझोगे ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। इसके आगे लगाओगे माइनस, तब जाके उस फॉर्मूले में पुट करोगे। तो एक तो ये गलती। दूसरी गलती, यूजुअली सेल नोटेशन दिमाग नहीं लगाना। अगेन लेफ्ट साइड पे जो है झक मार के उसको एनोड मानना पड़ेगा तुमको, चाहे तुम्हारा दिल कितना ही कह रहा हो मैम कहां कॉपर का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो जिंक के आगे, सोचो तो, सोच लिया। क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में क्या निकलवाना है तुमसे? ई नॉट सेल is negative, hence this cell is not possible, something is wrong in it। और अगला पार्ट होगा what is wrong in it। तो मेरे को रॉन्ग दे के पूछना होगा। इसीलिए तुम्हें कितना ही आता हो, तुम कैथोड एनोड अपनी मर्जी से चूज नहीं करोगे क्योंकि तुमको आता है, राइट? क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करोगे। तीसरी चीज, इस तरह के क्वेश्चन जो अगेन लास्ट क्लास में उतरी, अभी भी कराऊंगी, बच्चों से गलत होते हैं। क्या मैं निकल का स्पेक्यूला यूज कर सकती हूँ कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को घुमाने में, स्टीयर करने में? इसका मतलब मेरा रिएक्टेंट, अगर कल को इनमें रिएक्शन हुआ, कोई आपसे सिंपल मैथ्स की एक प्रॉपर्टी पूछता है 2+2 4 है, ये प्रूफ करके बताओ। 2+2 5 नहीं है, ये प्रूफ करके बताओ। तो पहले तो आप एज्यूम करते हो चलो मान लिया जी 2+2 5 है, फिर कुछ करते हो कि आइडेंटिटी प्रूव नहीं हो रही, मींस द एजम्पशन इज रॉन्ग। सेम इज हियर, कि अगर निकल और कॉपर सल्फेट रिएक्ट भी करते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लिया, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? रिएक्टेंट क्या है? निकल। दूसरा रिएक्टेंट क्या है? मेटल, कॉपर 2+। तो निकल और कॉपर 2+ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये। अब देखना, अगर रिएक्ट करेंगे, मुझे क्या पता,
मैं मांगूंगी क्वेश्चन से आप ई नॉट दे दो दोनों का। निकल क्या बना रहा है यहाँ पे, एनोड की कैथोड? एनोड। निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्लीज अगर किसी को अभी ये नहीं पता चल रहा कि मैम आप ये तो करे जा रहे हो निकल का ऑक्सीडेशन, मेरे को यही नहीं पता यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हो, पॉइंट आउट। निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। निकल 0 से +2 बना रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला दिए उसने बाहर, तो निकल का हुआ ऑक्सीडेशन। तो निकल क्या है, एनोड। आप एनोड का ई नॉट मांगोगे, ऐसे ही कैथोड का ई नॉट मांगोगे। ई कैथोड माइनस ई एनोड निकाल के देखोगे, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई। जैसे ही आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, आप क्या करोगे, आप एकदम से कहोगे ये तो सेल पॉसिबल है, ये रिएक्शन सही है, हो जाएगा। निकल का स्पेक्यूला कुछ ही दिन में गल जाएगा, घुल जाएगा, उसी के अंदर रिएक्ट हो जाएगा। यू कैन नॉट यूज निकल स्पेक्यूला। तो यहां पर अगेन किस चीज को मैंने रिस्पेक्ट किया, रिएक्टेंट क्या थे, सेल क्या बनना है, निकल की चम्मच और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन, रिवर्स नहीं। आप खुद नहीं चूज करोगे क्या है, क्वेश्चन ने बोल दिया इसका ढूंढो। चौथी चीज, अगर जो मैंने अभी अभी आपसे करा लिया, इंडिपेंडेंट ई नॉट वैल्यूज दी हैं, तो आप बड़े आराम से कैथोड एनोड चूज करके ई नॉट निकालोगे, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है तो तुमने गलत चूज किया है। अगर तुम्हारी चॉइस कैथोड एनोड की हुई और उस पे ई नॉट नेगेटिव आया, मतलब कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, गलती नंबर 4 ये जो अब आप क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ये बात हो चुकी थी कि ई नॉट की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप बैलेंसिंग करते रहो, ई नॉट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि नॉट का मतलब क्या है, 1 मोलर। आप बैलेंस करके इसको 2 कर रहे हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। दिस नॉट मीन्स 1 मोलर। और इक्विलिब्रियम में जब भी कोई सेल आएगा, मतलब जितना कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रोड जा रहा है, उतना ही एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, रिजल्टेंट करंट विल बी 0। यहां मेरी लास्ट क्लास का कंटेंट हुआ पूरा। और अब आप क्या कर रहे हैं, डीपीपी 1 निकाल रहे हैं। निकालिए, फाइंड फीजिबिलिटी ऑफ सेल, उसमें 5 गलतियां। राइट, सेकंड एप्लीकेशन मैंने बिना हेडिंग के आपको ऑलरेडी करा दी, ढूंढना कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थर्ड वाला बाद में बात करूंगी, पहले फर्स्ट और सेकंड फीजिबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं। आप सबके पास डीपीपी 1 आ गई होगी, देना मान्य। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने घर पे ट्राई जरूर किए होंगे, बट मुझे क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए सब्जेक्टिव का, और क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए, देना आंसर। जिनका हो गया हो वो कोई भी क्वेश्चन उठा ले, अब तुम कोई भी कर लोगे क्वेश्चन। लेकिन जिनका नहीं हुआ है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 2 और 3, सुबह आज थोड़ा तुम्हें डिस्कनेक्ट लगेगा, क्योंकि पिछली क्लास से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है, अगली क्लास से आई थिंक विल पिक अप ऑन सेम पेज। ठीक है, सेकंड और थर्ड सब्जेक्टिव का खुद से सोचो, करो, जवाब दो, शेयर कर लो जिनके पास डीपीपी नहीं है घर। ये सेकंड थर्ड और एक आधा अगर क्वेश्चन और हो गया है तो वी आर गुड टू गो, आगे के लिए हम समझने लायक हैं। तो ये तीसरा पॉइंट, समथिंग इंटरेस्टिंग इज हेयर, थोड़ा सा देखिएगा। ये सभी लोग आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि, मतलब यहां से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि पहली एप्लीकेशन तो सिर्फ आपने लिख दी टू आइडेंटिफाई फीजिबिलिटी ऑफ सेल। नोबडी विल आस्क यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बताइए एप्लीकेशन, नो। ये तो सिर्फ मेरा पढ़ाने का तरीका है कि क्या क्या चीजें इस सीरीज से मिल रही हैं। सेकंड आ गई आपके पास, आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान सकते हो, जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी करा लिया। थर्ड ऑनवर्ड्स थोड़ी चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद रखनी होंगी और आप भूल जाते हैं। ये पता चल जाता है कि कौन सा मेटल एसिड से H+ डिस्प्लेस करेगा, कौन सा नहीं। ये क्लास 9-10 से आपको पढ़ाया जाता है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनर्ट टू एसिड, दैट्स व्हाई ये ज्वेलरी मेकिंग और कॉइन्स में यूज होते हैं। ये इनर्ट मेटल, नोबल मेटल इसलिए कहलाते हैं। क्यों ये H से रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट ना करने का केमिस्ट्री में कैसे दिखाया जाता है, एरो के ऊपर क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो अगर मेरे को अब प्रूफ करना है, मान लीजिए अब आपके पास बोर्ड में एक क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन व्हाई कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद HCl, प्लीज डोंट गिव दिस आंसर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन HCl। अगला घर आ जाएगा पूछने, तेरे को 12th में डाला किसने। मैं सही बता रही हूँ, मेरे को तो होता है ये सब्जेक्टिव मैंने देना है ये, और यही आता है क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। प्लीज
अब आपको ई नॉट के साथ प्रूफ करके बताना है कि अगर कॉपर और HCl का मान लो रिएक्शन होता तो कैसे होता। तो होता जी, कॉपर 2+ बनता और ये H2 गैस रिलीज होती। अब इसमें कौन बना है एनोड? कॉपर। कौन बना है कैथोड? हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन की ई नॉट वैल्यू तुम मेरे से मांग नहीं सकते, 0 है। कॉपर की ई नॉट वैल्यू, जिस बच्चे को ये पता है कॉपर लेस रिएक्टिव है, उसको ये पता है पॉजिटिव में होगी। कॉपर की वैल्यू किस में होगी? नेगेटिव में, सॉरी, नहीं, लेस रिएक्टिव है ना, पॉजिटिव में, सॉरी। तो जिसको ये पता है कि कॉपर गोल्ड प्लेटिनम इनर्ट है, उसको ये भी पता है कि कॉपर की वैल्यू किस में है? पॉजिटिव में। तो इसके बाद आप क्या करते हो? इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू 0 है। या तो आप ऐसे बताओगे, लेकिन जो आपसे एक्सपेक्टेड है 1-on-1 आंसर कर एक नंबर का है, तो एक का एक नंबर पूरा लेने के लिए आप रिएक्शन ऐसे दिखाओगे, फिर यहां पे ईएमएफ निकाल के दोगे इसका ई नॉट सेल। कैथोड की जगह कौन है? ये कॉपर के हाइड्रोजन, रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन। 0 वैल्यू पुट कर दूं। एनोड की जगह कौन है? समथिंग इन पॉजिटिव, आप ये लिख सकते हैं, इट विल बी हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू, कॉपर। ओवरऑल ईएमएफ क्या आया? दिस सेल इज नॉट पॉसिबल, हेंस कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद HCl। और अगर आप लिखा है 10वीं कक्षा का कि भाई कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए HCl या एसिड से H डिस्प्लेस नहीं करता, नंबर 0 मिलेगा, जबकि कॉन्सेप्ट सही दिया है। कि ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आपको पता लगे, तो अब आपको समझ में आएगा कॉपर क्यों नहीं H+ डिस्प्लेस करता एसिड से एज H2। क्योंकि अगर करेगा तो उसका ईएमएफ नेगेटिव आएगा। ईएमएफ नेगेटिव आने का मतलब है ये रिएक्शन आप सोच भी लो तो भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, फिर आप कह सकते हो इसीलिए मेरे को पता लगता है कि कॉपर इज नॉट रिएक्टिंग विद एसिड, दैट्स वाई हमने कह दिया ये इनर्ट मेटल। ये चली यहां से है कहानी, वो पढ़ा उल्टी दी गई। 10th में बोल दिया कॉपर लेस रिएक्टिव है, 12th में बता रहे हैं क्यों। ठीक है, सो आपको बोर्ड में आया तो प्लीज आपको इस तरह से बताना पड़ेगा, सेल बना के ईएमएफ दिखा के। उसके बिना डोंट एक्सपेक्ट कि आपको नंबर मिलेंगे। और ये बात हमें कहां से पता चलती है? अब तो हर जो सैंपल पेपर्स की, बोर्ड सैंपल पेपर्स की बुक्स आती हैं, उसमें टॉपर की कॉपी छपके आती है साथ, कि जिसको फुल मार्क्स मिले हैं, उसकी कॉपी देख के पता लग रहा है उसने बताया है उसको फुल मार्क्स मिले हैं, और स्टेप की मार्किंग कैसे होती है। लेकिन क्यों इस पे जोर दे रही हूं मैं? वही कॉपर HNO3 से क्यों रिएक्ट कर जाता है? तो ये जो छोटे छोटे जीके वाले टेस्ट होते हैं ना, जिसमें जनरल साइंस भी साथ में एडअप होती है, वो भर्तियों वाले, उसमें होता है ये कि कॉपर वो मेटल पहचानो जो नाइट्रिक एसिड से तो रिएक्ट कर जाता है लेकिन HCl से नहीं। कॉपर HCl और H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है। यही सेम सवाल जब मैं पी ब्लॉक की नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रिक एसिड में पूछूंगी, तो तब वहां पर एक ही फ्रेज यूज होगा। वहां फ्रेज यूज होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, कॉपर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो हम कहेंगे रट्टा है जी। लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर में क्या दिया, पहले इत्मीनान से सुनिएगा फिर लिखिएगा। अगर कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता तो कैसे करता, पहले मेरे को वो पता होना चाहिए। कॉपर नाइट्रेट बनता, यानी कि कॉपर का क्या हुआ? +2। और NO2 और H2O। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गई? +4। यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, कॉपर की 0। अगर कॉपर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा, सॉरी, कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन ऐसा होगा। अब इसमें आइडेंटिफाई करो कैथोड एनोड, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दोनों का ई नॉट मैं आपको दे रही हूं, ये नहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये तो जेई नीट में ही पूछेंगे, लेकिन सेम टॉपिक का है। तो कॉपर की मेरे को और नाइट्रेट की मेरे को देखना, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, वो कभी मत भूलना कहीं मैंने कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देके चला रखा हो काम। ये भी रिडक्शन दिया है, और यहां पर ना बच्चों NO2 भी बनता है और NO भी बनता है, डिपेंड करता है मैंने नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लिया है कि कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। तो अभी मैं मान लेती हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा किसका है? NO का। तो इसमें और इसमें चॉइस होती है, डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर। तो मान लीजिए यहां बना NO का, फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। तो ये बात तो तय है, रिडक्शन तो नाइट्रोजन का हो रहा है। तो ये मेरी क्या हुई बच्चों? कैथोड। ये मेरी क्या हुई? एनोड। चेक कर लेना पहले कैथोड एनोड।
फिर मैं ईएमएफ निकालती हूं। बिना पेन उठाए बताओ इसका ईएमएफ पॉजिटिव की नेगेटिव? देखो मेरे को तो आंसर पता है, इसलिए मैंने पॉज ले लिया, ये खुद ही देख लेंगे। क्यों अक्षित? नेगेटिव की पॉजिटिव? यहां से पता चला मेरे को भाई, कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाता है। तब मैंने पी ब्लॉक में रटाने के लिए सोच लिया, अब क्या करूं नाइट्रिक एसिड के लिए पी ब्लॉक में, फिर ई नॉट कैसे पढ़ाऊं इनको। जब पी ब्लॉक आता है अगले चैप्टर्स में, तो हम कहते हैं, याद कर लो बच्चों, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, HCl एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है। अब ये कहां से आया मैम? जैसे ही किसी चीज के आगे ऑक्सीडाइजिंग वर्ड लग गया, मे बी एसिड, मे बी एजेंट, रेफर टू ई नॉट। ई नॉट वैल्यू से हमें पता लगा कोई नहीं इसके आगे कोई जवाब आपको कह सकता देने को, ना आप दे सकते। हुआ क्यों ऐसा? ये क्यों है भाई? ई नॉट की वैल्यू आ गई सेल में, वोल्ट मीटर ने दे दी, बैठो घर अपने, हो भी यही रहा है। ई नॉट इज प्रूफ ऑफ HNO3 बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। उसके आगे का क्यों बंद है? पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको अपने हिसाब से नोट करिए। ऊपर वाला एनसीईआरटी वालों के लिए भी है, और नीचे वाला सिर्फ जेई नीट के लिए वाई है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, बिकॉज इट्स ई नॉट वैल्यू टेल्स अस दैट इट शुड बी ऑक्सीडाइजिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछती जो मेरे पास डाउट आ भी रहा था, और मैंने रोक दिया था कि नहीं ये कोई नहीं डाउट लेगा, मैं क्लास में इस लायक बनाऊंगी। वो सीरीज निकालो इलेक्ट्रोकेमिकल, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? फ्लोरीन, है ना? चलो, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। हेलोजन फैमिली में नीचे आयोडीन आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? खुद। तो अगर एक फ्लोरीन होता, F2 टूट गया, एक F बना लिया, वो बाद में बात करेंगे, उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है और ये बनाना है। एम आई राइट? आयोडीन, मतलब तो यही है। आप कह रहे हो आयोडीन के मुकाबले फ्लोरीन और आयोडीन में, अब सोचिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है यहां पे। एक इलेक्ट्रॉन गेन जो ज्यादा करेगा, जल्दी करेगा, अच्छे से करेगा, वही खुद को जल्दी रिड्यूस कर पाएगा। मैच कर रही है बात? और डेटा भी यही कह रहा है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होगा। एम आई राइट? परफेक्ट। मेरे को सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। लिथियम। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? खुद को ऑक्सीडाइज करना। सबसे नीचे सीजियम। आपको क्या लगता है कौन सा सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहिए था, लिथियम के सीजियम? क्या हुआ है फिर यहां? लिथियम की वैल्यू क्यों सपोर्ट कर रही है? लिथियम इतना छोटा, सीजियम इतना बड़ा, इलेक्ट्रॉन किससे जल्दी निकलता है? सीजियम से। तो यहां मेरे पास सवाल आता है, आप लिथियम को कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हो? एक्चुअली तो सीजियम होना चाहिए। क्यों? इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो अब हम, आपको याद होगा जब पीरियोडिसिटी चैप्टर आपको पढ़ाया जाता था, मैं साफ तौर पे बोलती थी, कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक आप उठाओगे उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ट्रेंड को हाथ नहीं लगाओगे, वो क्लास 11th में नहीं बताया जा सकता। उसके लिए मेरे को रिडॉक्स चैप्टर चाहिए या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चाहिए, उससे पहले मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आयोनाइजेशन थेरेपी से आगे आपकी आपकी लाइफ ही नहीं गई है अब तक, आपको पता ही नहीं उसके बाद होता क्या है। राइट? सो यहां इन सब सवालों के जवाब अब हम देंगे अकॉर्डिंग टू ई नॉट। ई नॉट इज प्रूफ। इफ ई नॉट इज प्रूफ, ये बता रहा है ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। मेरा तो कॉन्सेप्ट ही हिल जाना है इसमें कि कैसे। तो यही डाउट आज मेरे पास आने लगे थे, जिसको मैंने रोक दिया था कि ये मुझे सबके साथ लेने हैं। ई नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? ई नॉट का मतलब होता है किसी को परमानेंटली अपना इलेक्ट्रॉन दे देना। करेक्ट? तो ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि बोर्ड में नहीं पूछ सकते। सबसे पहले लिथियम लिया होगा। लिथियम क्या होता है? सॉलिड। पहले तो उसे सबलाइम करना पड़ा होगा गैस लिक्विड के थ्रू। सबलाइम मैं बोल रही हूँ कि एक एरो बच जाए मेरा। पहले तो मेरे को लिथियम को गैशियस बनाना पड़ा होगा, फिर गैशियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मेरे को क्या बनाना पड़ा? उसका कैटायन। राइट?
इस एनर्जी को क्या कहते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। अभी तेज, एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। आज बोल चुकी अभी अभी में, गैशियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? अभी तेज, इतनी देर लगनी चाहिए थी, मैं सोच में आ गई 11th बैठी है 12th। 11th में तो एक दिन में हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे रसा रसा के पढ़ाते हैं, ऐसे प्यार से पढ़ाते। कोई नहीं बेटा, क्लास के एंड तक भी तेरे पास शब्द नहीं आया, अगली में आ जाएगा, 12th में नहीं हो सकता। एक गैशियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें भी खर्चा होगा, यहां भी एनर्जी रिक्वायर्ड, और वो एनर्जी क्या कहलाती है? सीधे लिख देती हूँ, सब्लिमेशन। ये लिथियम आयन कैसे स्टेबल हो सकता है? फट इलेक्ट्रॉन वापस लेके पीछे नहीं चला जाएगा। आयन को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? बहुत सारा पानी। वाटर का डायपोल मोमेंट इतना ज्यादा है, तुरंत मेरे को इसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा एक्वस, कि ये पानी में गिरे। अभी पिछली क्लास से बता रही हूं, आयन कभी अकेला स्टेबल नहीं है, पानी में गिरने के बाद स्टेबल हुआ है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन अगर एनोड पे छोड़े तो जिंक 2+ पानी में आया, वरना वो नहीं वापस मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन से। तो आई नीड प्लेंटी ऑफ वाटर सॉल्वेंट सो दैट इस लिथियम आयन को बनते ही चारों तरफ वाटर घेर ले, स्टेबल कर दे कि बेटा रुक जा, हम हैं तेरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मल्टी लेयर क्या हुआ? हाइड्रेशन। क्या लगता है इस प्रोसेस में एनर्जी लगी होगी या इवॉल्व हुई होगी? इवॉल्व। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिथियम का पॉजिटिव और इन सारे वाटर मॉलिक्यूल का O नेगेटिव, उनमें आया वेंडोवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेंडोवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने दबा के एनर्जी रिलीज करी, मल्टी लेयर, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, उसकी वजह से एनर्जी यहां क्या हुई? रिलीज्ड। ऊपर की दोनों एनर्जी क्या थी? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड के लिए साइन होता है पॉजिटिव, रिलीज के लिए साइन होता है नेगेटिव। अब अपनी मर्जी से मैं कुछ नंबर दे रही हूं। यहां रिक्वायर्ड एनर्जी थी 100 किलो जूल पर मोल, यहां रिक्वायर्ड एनर्जी थी 120 किलो जूल पर मोल, यहां रिलीज्ड एनर्जी थी 10,000 किलो जूल पर मोल। अब मुझे बताइए डिसाइडर कौन बनेगा? और तुम आंसर किस पे देने की सोच रहे थे? दैट इज वाई डिसाइडर एक्चुअली ये है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या नहीं। और हमारी सोच क्या थी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिसाइड करने वाली इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी तो हम बाल बाल बचे कि फ्लोरीन में मैच कर गया, फ्लोरीन में भी हाइड्रेशन ने आके डिसाइड किया कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा। वहां तो मैच कर गया, इसलिए वहां सवाल ही नहीं पूछ सकते। तो आपके पी ब्लॉक एस ब्लॉक का जेई और नीट का क्वेश्चन है, लिथियम की आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी वो क्यों सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? बिकॉज इट्स ई नॉट वैल्यू, या because of its hydration enthalpy released which compensate for its required ionization enthalpy। तो ये जो लाइनें मैंने बोली हैं, अब कृपया लिखिए, मैं भी लिख रही हूं साथ साथ, लेकिन आप भी लिखिए, ड्रॉ कीजिए, मैं लिख रही हूं। ये जेई नीट के लिए ह्यूजली इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी वालों को ये ध्यान रहे, वाइवा में ये चीजें टकराएंगी, टकरा सकती हैं, और एटलीस्ट पता हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए पता होना चाहिए वाई। तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को मैं RA लिख रही हूं, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा क्यों निकली? तो मैं, ना चार्ज तो सीजियम पे भी प्लस है। चार्ज डेंसिटी, यस, सॉरी मैंने सुना नहीं पूरा, बिल्कुल सही। छोटा साइज, हैवी हाइड्रेशन, तो ये सब लिख रही हूं मैं। हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड, उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल साइज मींस हाई
चार्ज डेंसिटी. हाई चार्ज डेंसिटी लीड्स टू हाई हाइड्रेशन. तो मुझे ये पता चल गया, हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड will compensate for आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड. इसीलिए भूल जाइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आंसर करना. डिसाइडर इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आज के बाद किसी भी चैप्टर में कभी भी आएगा तो डिसाइडर कौन होगा. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बनने के लिए डिसाइडर कौन है? डिसाइडर है हाइड्रेशन एंथैल्पी, ना कि आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ऑलवेज पूरी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं, सिर्फ इस चैप्टर में रह के हम ये बात करेंगे. पूरा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जहां भी आपसे ई नॉट के बारे में पूछेंगे आपको एक ही बात पूछनी है, हाइड्रेशन बता दो बस, किसका ज्यादा किसका कम. सो अब ई नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल, ई नॉट सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड. इसको लेके सारे ट्रैप्स मैंने कोशिश की है सॉर्ट करने की, राइट. फिर भी कोई कंफ्यूजन आएगा तो मोस्ट वेलकम, आप लोग डाउट सेशन में अब डीपीपी 1 का कोई डाउट आएगा तो जरूर पूछने आ जाइएगा. ये लगभग +1 का सारा हमारा एंड का काम था. ये चीजें नहीं बताई थी ऑफ कोर्स, ये तो एडिशन है आपके लिए, और पिछली क्लास में कुछ ऐसी चीजें थी. सो अगर सबके पास आ गया है तो अब मैं आज के लास्ट टॉपिक पे आऊं. एवरीवन इसका भी दे ही दो आंसर. नहीं, ये भी करो, चौथा और आखिरी, ओनली फॉर जेई नीट. 3 हो गई थी एप्लीकेशन बच्चों, 3 एप्लीकेशन हो गई थी सबके पास, चौथी एप्लीकेशन लास्ट है. और भी बट वो अगले टॉपिक में मर्ज हो जाएंगी, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में है आखिरी. टू प्रिडिक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड. इसके क्वेश्चंस कुछ हद तक पीरियोडिसिटी की जो भी कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं उनमें मिल जाते हैं. तो पीरियोडिसिटी में मेरे को ये भी छुड़वाना पड़ता है. जो लोग भी वीके जायसवाल पकड़ते हैं, अब पकड़नी पड़ेगी जैसे जैसे अपना पी ब्लॉक शुरू होगा. तो मैंने पीरियोडिसिटी में पार्ट छुड़वाया था क्योंकि आप कर ही नहीं सकते थे. मैंने क्या छुड़वाया था, हर कोई को पढ़ाना 12th में पड़ेगा, लेकिन बुक छापने वाले भूल जाते हैं. बुक छापने वाले शायद ये सोचते हैं 2 साल के बाद, केमिस्ट्री खत्म करने के बाद एक्चुअली वीके जायसवाल और एनएससी उठती है, क्योंकि ये बुक्स बहुत पुरानी है. और पहले ऐसे नहीं होता था, जेई साल के बीच में नहीं होता था. पहले जेई कब होता था, है आइडिया आप लोगों को? जब आप पैदा पैदा हुए होंगे, मैं तब की बात, ये किताबें तो तभी की हैं. पहले बोर्ड के 2 महीने बाद होता था, और क्रैश कोर्सेज तब चला करते थे. बोर्ड देने के बाद आते थे हमको जेई देना है, तो तब की बुक्स फेमस थी. इन्हीं बुक्स के कवर पे लिखा होता था कंप्लीट केमिस्ट्री इन 45 डेज. पैकेजेस अलग होते थे 45 डेज के. वो जो पीजी है, पीजी बच्चा, वो बोर्ड दे के आता था 2 महीने के लिए, 45 दिन के लिए पीजी बुक होते थे जी. दिन रात पढ़ेंगे अब और जेई निकाल देंगे, और निकल भी जाता था, क्योंकि 2 साल तो एनसीईआरटी रगड़ी और 45 डेज के अंदर प्रिपेयर किया. और नीट के और मजे होते थे, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन बॉटनी और जुओलॉजी. 3 दिन लगातार नीट होता था, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट, इसलिए हो भी जाता था आसानी से. कंपटीशन कम इस वजह से था कि बताओ नीट वालों को सिर्फ एक दिन केमिस्ट्री देने जाना है, अगले दिन और बस में जाते थे पिकनिक की तरह. सेंटर दूर दूर होते थे, ऑनलाइन तो होता नहीं था. कितने तो नीट के फॉर्म इस चक्कर में भरते थे, सारे फ्रेंड्स बस में जाएंगे और मैं कैसे यहाँ अकेले. ये हम बच्चों को समझाते थे कि क्यों भर रहे हो, क्योंकि बस में 3 दिन उनके साथ जाना है, इसीलिए फॉर्म भर रहे हैं. नीट और आसान होता था तब करना, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन बॉटनी जुओलॉजी, और फिर कहते थे हमारा हो नहीं रहा है. तो तब 50-50 दिन मिलते थे, तब की किताबें बनी हुई हैं, बस कवर पेज बदलते रहते हैं. तो इसीलिए पीरियोडिसिटी में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो 12th करने के बाद बच्चा कर सकता है, 11th में नहीं कर सकता. तो नोट तो हो गया. अब जरा समझिए क्या लिखा है.
कोई भी मेटल ऑक्साइड कब ज्यादा स्टेबल हो सकता है, पहले उसके पीछे का नॉर्मल लॉजिक समझिए। मेटल के ऑक्साइड्स में स्टेबिलिटी का एक ही वजह हो सकती है, एक ही रीजन हो सकता है, उसका बना रहना। स्टेबल का मतलब क्या, वो टिका रहे, बना रहे। वो कब टिका रहेगा, बना रहेगा, जब ऑक्सीजन -2 में हो और ये अपना जो भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसमें। यानी हेडिंग से ही मेरे को पता चल रहा है जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब तक आप मेटल ऑक्साइड की बेसिसिटी को बताते थे, स्टेबिलिटी को नहीं, क्योंकि रटाने वाली बात हो जाती, फिर मैं वजह नहीं बता सकती 11th में आपको। तो अब मेरे को क्या पता चल गया, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ भी। अब धीरे धीरे मेरे को कंफ्यूजिंग लैंग्वेज तो यूज करनी पड़ेगी कि किसी भी एसर्शन रीजन में अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आए तो ब्रैकेट वाली चीज तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में है या कम है। अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ये बता रही है कि उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो कैटायन फॉर्म में ज्यादा रहेगा देर तक। ज्यादा देर तक अगर वो कैटायन फॉर्म में रहेगा तो वो स्टेबल है। ऑक्साइड को यही चाहिए, क्योंकि ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन हैज टू बी आइड, आइड माने नेगेटिव। ऑक्सीजन को नेगेटिव में कौन रख पाएगा, जो खुद पॉजिटिव में रह पाए। खुद पॉजिटिव में कौन सा मेटल रख पाएगा, जिसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। किसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज लेस। तो अब अगर मैं आपको ए बी सी डी करके 4 मेटल्स की वैल्यू दे दूं, अच्छा यहां तो तुम पता लगा लोगे कि इतना तो तुम्हें पता है कि सोडियम, एल्यूमिनियम और सिल्वर में कोई दे देगा तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसे देंगे ही नहीं, देंगे ए बी सी डी, बताओ इन चारों में से किसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल, कि तुम्हारी याददाश्त यहां काम ना आ सके। तो तुम क्या देखोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो मेटल का ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल। पूरे को नोट करिए, ऑर्डर लगाइए, को जरूर नोट करना अपनी कॉपी में। कल को कंफ्यूज हुए तो इसका आंसर आपको हेल्प करेगा, और कंफ्यूज होगे इसका आंसर आपको हेल्प करेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल से जवाब दूं तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से जवाब दूं तो क्या आएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब ये चीजें बार बार आप कॉपी में लिखते हो आपको पक जाती हैं कि हाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में उल्टा किया जाता है वैल्यू, और जो सूट करे आपको, रिडक्शन पोटेंशियल से आंसर देना सूट करे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से आंसर देना सूट करे, दीजिए। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल। इसके क्वेश्चन कोई भी और बुक्स में पास्ट ईयर्स में शायद पीरियोडिसिटी में चले जाएं, ठीक है, वो वहां मिल जाएंगे, नहीं तो हम तो डीपीपी में देंगे ही। ये आखिरी एप्लीकेशन थी जो हम आज की डेट में कर सकते थे, बाकी तो चैप्टर के आगे आगे चलती जाएंगी। टू वाइंड अप द टॉपिक, टू क्लोज द क्लास, जिससे आपको ये पता रहे हम आगे क्या पढ़ेंगे, हमारा आगे का टॉपिक क्या है या किधर जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, जो एक लेक्चर और तक कंटिन्यू होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। एक एक चीज सब लोग नोट करेंगे, ये बिल्कुल नया है। अब हो गया बस 11th का रिडॉक्स का इन्वॉल्वमेंट खत्म, यहीं तक था ई नॉट सेल वगैरह वगैरह। यहां से वो चीजें हैं जो 11th में बात भी नहीं कर सकते थे, फ्रेश टॉपिक्स। आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड किस किस पे करती है, तो अंदाजा अगर मैं लगाऊं तो भाई नेचर ऑफ मेटल पे या नॉन मेटल पे। किसी की ज्यादा और किसी की कम कैसे पता लगती है, मेटल से। तो ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है, यानी मेटल है या नॉन मेटल है, उससे पता लगती है। बोर्ड में अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है, अंदर लिखने को कंटेंट हो ना हो, हेडिंग होनी चाहिए कि यस नेचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। कि अगर आप कॉपर ले रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, मैग्नीशियम ले रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। सेकंड, टेम्परेचर। कोई अंदाजा दे सकते हो टेम्परेचर से क्या असर होगा ई नॉट वैल्यूज पे, जस्ट गेस। बढ़ जाएगा, क्यों, टेम्परेचर सब कुछ बढ़ता ही है इसलिए, इलेक्ट्रिसिटी है। कभी सुना है तारे गर्म होती तो बिजली ज्यादा फेंकती हैं? ये तो फिजिक्स बताता है कि तार गर्म होगी तो फ्यूज उड़ गया, एमसीबी अप हो जाएगी। तो ये है हमारा फिजिक्स जो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसलिए लिखा है कि मेरे से पूछ मत लेना टेम्परेचर का
क्या इफेक्ट पड़ेगा, नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसीलिए लीव इट ब्लैंक, मे बी हायर स्टडीज और समवेयर एल्स। तो मैंने तो वैसे ही पूछ लिया कि कोई तो बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सब कुछ बढ़ता ही है, लेकिन मुझे जहां तक पता है एंड यस, अगला टॉपिक आएगा। अभी मैं ज्यादा सस्पेंस खोलना नहीं चाह रही कि मैं कोई यहाँ पे तार की बिजली की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो सोल्यूशन की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक्स में ये चीजें आएंगी तब बात करेंगे, अभी तो वी कैन नॉट कमेंट कि टेम्परेचर से क्या असर पड़ता है, मेरा सिलेबस ही नहीं है, नहीं बता सकती मैं। लास्ट चेक लिखो फिर समझते हैं। यहां से बिल्कुल फ्रेश नया कुछ नहीं, 11th में एक अक्षर सुना हुआ तुम लोगों ने, प्रॉपर डिटेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बदलते हो, पक्का पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा, ज्यादा आयंस हैं, राइट, तो रिएक्शन बढ़ेगा, इस वजह से पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। अब इंटेंसिव की बजाय ये क्या शुरू हो गया, शायद एक्सटेंसिव। वो बात अलग है, मैं रिपोर्ट करते वक्त अगर फिर पर वोल्ट ले आई, सॉरी पर मोल ले आई, तो बात अलग है। तो अभी उस बात पे कमेंट करने के लिए लिटिल अर्ली, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। अब हमने क्या देखना है, क्या उस सेल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा या घटा दूं। तो जिस पेंसिल सेल से मेरे को 1.1 वोल्ट मिल रहा है, उससे मेरे को बढ़ के मिल सकता है। अब आप देखिए, कुछ सेल्स आते हैं जो कॉस्ट में कम होते हैं, जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, कुछ आते हैं जो कॉस्ट में ज्यादा होते हैं और ज्यादा देर तक चलते हैं। आई थिंक डूरा सेल आपको आइडिया होगा, वो आप लेके आओ 2x पावर वाले, सेल का साइज वगैरह सब कुछ सेम है, क्यों वो लंबे चलते हैं, पढ़ के देख के बताना क्या उसमें कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, जबकि सब कुछ सेम है, उससे भी 1.1 वोल्ट आना है, उससे भी 1.1 वोल्ट आना है, वो लंबा क्यों चलता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी, बट यस, कॉन्सेंट्रेशन अगर आयन की बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्शन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा तो मेरी वोल्टेज पे असर आएगा, एक सेल की वोल्टेज पे असर आएगा। 1.1 नहीं, शायद वो 2.2 भी देना शुरू कर दे, उसी हिसाब से सेल्स बदलते जाते हैं। क्या, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या सेल का पोटेंशियल, दोनों बदलेगा। ऑफ कोर्स जब इलेक्ट्रोड का बदलेगा तो सेल का भी बदलेगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूं, पढ़ा नहीं सकती, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूं, और इसकी डीपीपी और इसको पढ़ाएंगे अगली क्लास में। नर्स्ट इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या असर पड़ता है ई पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, और ऑटोमेटिकली ई सेल पर, वो बताने के लिए साइंटिस्ट नर्स्ट ने एक वेल डिराइव्ड इक्वेशन दी, जो आपको डिराइव नहीं करनी है, उनकी बात सुन के माननी है। क्या, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड है, क्लास का लास्ट है, बट अगली क्लास में ये रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आज की पूरी क्लास पिछली क्लास का एक्सटेंशन थी। अगली क्लास में आई वांट सीधे डीपीपी 2 के क्वेश्चन शुरू हो। तो अगर मैं नर्स्ट की बात मानूं, उनका कहना है ये है आपकी इलेक्ट्रोड नंबर 1 जिंक, इसको मैंने मान लिया एनोड, और सामने कौन लगाऊंगी, कैथोड कॉपर की, वही डेनियल सेल। डेनियल सेल या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, क्या वोल्टेज थी उसकी, 1.1। अभी हम देखेंगे 1.1 से कम भी हो सकती है, 1.1 से ज्यादा भी हो सकती है। क्या, वही जुगाड़ आपने बताने की कोशिश करनी है। अगर मैं एक हाफ लू, एनोडिक हाफ इज दिस, ये C1 का क्या मतलब है, अब के कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, पता नहीं 0.1 मोलर है कि 0.2 मोलर है कि 1.2 मोलर है, C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, प्लीज सुन लेना पहले, अगर कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ और है, तो ईएमएफ निकालने का एक फॉर्मूला अलग है, इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअल ईएमएफ। नॉट हटा दिया मैंने, क्योंकि मेरे को पता है अब कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वाली माइनस समथिंग, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि कम हो रहा है, माइनस समथिंग, ये बाद में पता चलेगा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। दिस इज वॉट ऑलरेडी गिवन इन सीरीज। तो अगली क्लास के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, मैं किसी में भी ई नॉट की वैल्यू नहीं दूंगी, आप अपनी एनसीईआरटी खोल के ई नॉट की वैल्यू खुद ढूंढा करेंगे। तो यहां पर ई नॉट और ये माइनस RTNF नेचुरल लॉग, इधर क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, जब तक मेरे पास सेल रिएक्शन नहीं होगा मैं नर्स नहीं लगा सकती।
आप सोचिए एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 5 पार्ट का सिर्फ एक बात के लिए है, राइट नर्स्ट इक्वेशन, सॉल्व नहीं, वैल्यू नहीं पूछी। एनसीईआरटी ने जिसने 19 क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ इसकी बैक एक्सरसाइज में, 19 या 20, कहां सॉल्यूशन के 40 से ऊपर है, सिर्फ जिसने 19-20 क्वेश्चन दिए हैं उसमें एक क्वेश्चन 5 पार्ट का इस बात पे दिया है, सिर्फ राइट नर्स्ट इक्वेशन। भाई तुम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही सही लिख लो, आधी गंगा तो उसी में बह गई है, बाकी का तो हम कैलकुलेटर तो हम ले आएंगे। तो वैल्यू पुट करना इज द गेम इन दिस नर्स्ट, कैलकुलेशन अब आपके लिए इशू नहीं होगा। तो सेल रिएक्शन में देखिए, इट इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के में भी यही होता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अंशिका यही देखना, रेज टू दी पावर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यहां पे स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ है नहीं, 1 मैंने लिख दिया, नहीं लिखा, एक ही बात। ये हुई किसकी, कैथोड की, सॉरी एनोड की, किसी एक इलेक्ट्रोड की। तो अब इसको खोलते हैं जरा, ये आर क्या है, टी क्या है, इतना सारा कैसे लेके एक साथ चलेंगे। आर, अच्छा नेचुरल लॉग को पहले लॉग बेस 10 में करने के लिए क्या लेके आई मैं, 2.303। आर की वैल्यू मैंने यहां 8.314 लिखा है एसआई, जो मेरे को चैलेंज होगा थोड़ी देर बाद, मुझे बदलना भी पड़ सकता है, आपको बताऊंगी क्यों। बट एनीवेज अभी मैंने इसको 8.314 लिखा है, वी कैन चेंज इट, वी विल चेंज इट। टेम्परेचर क्या होता है, 298 केल्विन। फेरेडे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें फेरेडे के लॉ पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। मैंने फेरेडे की वैल्यू 96500 क्यों लिखी है, अभी मेरे को थोड़ा याद करना पड़ेगा। दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज फिक्स्ड। इस सारे को, टेम्परेचर तो आपने देख लिया, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था, टेम्परेचर के बदलने से मेरे को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आर की परवाह मैंने क्यों नहीं करी, मैंने लिख दिया 8.314, मुझे नहीं पता आर क्या पुट करना है, और आज मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर रही, मेरे को आइडिया भी मत देना। इस सब चीजों का जो कि कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, क्यों ना एक ऑलरेडी मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं नंबर तैयार रखूं। दिस इज व्हाट नर्स डिड फॉर अस, 0.059। इस पूरे को जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आया, 0.059 बाय एन। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन सेल। जब मैंने आपको कहा था अब हर इलेक्ट्रोड का, हर सेल रिएक्शन का आपके लिए एक ही काम होगा, एन कितना है, कितने चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बस और कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो लॉग। अब मैंने इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ था, जिंक, क्योंकि +1 में हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक बात देख चुके हैं, नहीं भी देख चुके तो दोबारा, ये है प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी ले लिया जाता है 1, और आयन इन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में एक्सप्रेस की जाती है। तो जब हमने मोल, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही मोल पर लीटर है, तो अब मैंने यहां पर लॉग के आगे यहां लिखा 1, यहां लिखा जिंक 2 पॉजिटिव। नाउ आंसर माय क्वेश्चन, नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहां से ही शुरू है नेक्स्ट क्लास। अगर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कंटेनर में बढ़ाई, उसके ई पर क्या असर पड़ेगा, सिर्फ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। ये वैल्यू बढ़ गई, डिनोमिनेटर में कुछ बढ़ा, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो गई, सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू कम हुई है बच्चों। किसमें से, इसमें से, इसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो वैल्यू छोटी हो गई। तो जैसे जैसे मैं ये बढ़ाती जाऊंगी ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, ई बढ़ता जाएगा। ये बहुत संभाल के जवाब देना है, जब तक मेरे को नर्स की बहुत ज्यादा आदत ना पड़ जाए। इसके शॉर्टकट आएंगे अगली क्लास में, अभी शॉर्टकट दे दिया तो तुमने फॉर्मूला देखना ही नहीं है, देखते ही बता दोगे सेल रिएक्शन, अच्छा मैम ये तो यही होना है। लेकिन शॉर्टकट के लिए इट इज लिटिल अर्ली, पहले इस प्रोसेस को समझें। सो बाय चेंजिंग जिंक की कॉन्सेंट्रेशन, ई विल चेंज, और किस डायरेक्शन में चेंज होगा, अगर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हुए ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एनोडिक कंटेनर में आप बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू बढ़ेगी, कैथोडिक में बाद में सोचेंगे, पहले एनोडिक। इतना नोट करिए। मैं आज टेस्ट नहीं ले रही बच्चों, ठीक है, आज क्योंकि पिछली क्लास ही हुई है, तो टुडे देयर इज नो टेस्ट। इसे नोट करिए समझ के, याद करके। आर की वैल्यू पे आज के लिए नो कमेंट,
क्योंकि उसमें आप ना कॉन्सेप्ट लूज कर जाओगे। वो आराम से अगली क्लास में डिस्कस होगा आर को लेके, क्या पुट किया, क्यों पुट किया। इसे नोट करिए। नर्स्ट अकेली इक्वेशन लिखने के मार्क्स हैं आपको, सॉल्व करने के नहीं। कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ क्वेश्चन आता है राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस, लिखो। क्योंकि उन्हें देखना है आपको माइनस याद रहता है कि नहीं, एन उसी में चेक हो जाएगा, आपको एन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेंट्रेशंस लिखनी पड़ेंगी। अनंत, इसमें क्या उस वक्त समझ नहीं आ रहा था जो तुम पूछ रहे थे? कौन सी? नर्स तो यही है ना। अब क्लियर हुआ क्या है, मतलब डिराइव कहाँ से हुई, ये आपका सिलेबस नहीं है कि कैसे आया आर टी बाई एन एफ, वो हमारा सिलेबस नहीं है। ऑलरेडी गिवन फॉर्मूला है। डेरिवेशन के लिए उन्होंने सोचा एक और सब्जेक्ट डाल तो रखा है फिजिक्स, क्यों केमिस्ट्री में डेरिवेशन दें, इसलिए नहीं दी शायद। हमें हायर एजुकेशन में सारी पढ़ाई गई है, हम बड़े दुखी हुए थे कि क्यों पढ़ा दी गई। जी। नहीं, टेम्परेचर मैंने बोला नहीं बदलेगा, मैंने वो वहां पे क्यों छोड़ा टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर बदल के हम ई सेल हमारे सिलेबस के हिसाब से अलाउड नहीं है, हम कर नहीं सकते। टेम्परेचर फिक्स है, दैट इज 298 रूम टेम्परेचर एसटीपी, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। उसको कोई नहीं चेंज कर रहा, वो फिक्स है। नर्स्ट में वो चेंज नहीं हो रहा, जो जिसमें चेंज हो रहा है वो फिर 12th से बाहर चला गया है। हायर एजुकेशन में आगे का पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बदलने से क्या होगा, वो 12th का सिलेबस नहीं है। वी आर नॉट चेंजिंग टेम्परेचर। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है हर एक का। तो सामने अगर कॉपर रखी तो क्या बनेगा, फिर वहीं जहां धरती गोल है, जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए। हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो मैंने तो लिथियम के लिए भी यही लिखा था बेटा। इसको तो कैथोड बनाने वाला पैदा नहीं हुआ अब तक, ये तो परमानेंट एनोड है सबसे ऊपर। फिर भी लिखते तो वैसे है ना, क्यों? सारे पोटेंशियल्स को मैंने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो मेरे को क्या मानना पड़ेगा, अगर जिंक को रिड्यूस किया तो वैल्यू इतनी, कॉपर को रिड्यूस किया तो वैल्यू इतनी, कॉपर की वैल्यू बड़ी है तो पक्का कॉपर रिड्यूस होगा और मजबूरी में जिंक को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अभी ये कई बार होगी कंफ्यूजन। आ गया सबके पास इक्वेशन? 0.059, टेम्परेचर फिक्स है 298। उसमें प्लीज फंसीएगा मत। अभी ये भी मत सोचेगा 96500 पता नहीं कहां से वैल्यू दे दी, वो भी नहीं सोचेंगे, आर की वैल्यू भी नहीं सोचेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना कि एक इलेक्ट्रोड का नया ई ये रहा, और एक कॉन्सेंट्रेशन बदलने से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बदल रहा है, तो सेल का भी पक्का बदलेगा। आ गया इतना सबके पास एंड तक? सेम अगर मैं कैथोड के लिए भी लिखने को कहूं, अगर सामने मैंने कॉपर की लगा रखी है, तो क्या अकेले कॉपर के लिए आप खुद लिख सकते हो इसको देख के नीचे, ये है मेरी एनोड, राइट? जो सेल मैंने गैल्वेनिक या डेनियल जो भी कही है, इसी के नीचे आप लोग कैथोड यानी कॉपर, उसका लिखने के लिए प्लीज सेल रिएक्शन जरूर लिखना। मतलब कैथोडिक इक्वेशन जरूर लिखना। और वो पता है वो भी रिडक्शन की लिखनी है, हम तो सबका रिडक्शन ही मान के चल रहे हैं वैल्यूज में। इसके नीचे कॉपर वाला भी लिखिएगा। अकेले अकेले दो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल एट एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास आ गया। एनोड का मैंने लिख दिया, नीचे कैथोड का तुम खुद लिखो, सब कुछ सेम रहेगा। इवन एन की वैल्यू, खैर वो तुम पुट नहीं कर रहे, तो क्या बदलेगा वो आपने देखना है। जहां जिंक लिखा है उसके बजाय क्या आ जाएगा? कॉपर। और तो कुछ नहीं बदलेगा, परफेक्ट। लिख दिया दोनों का अलग अलग। लास्ट थिंग, ये लिख ली सबने? अभी लिखना मत बस, अब लिखना बंद। अगर कोई हाइड्रोजन का लिखने को कहता तो डोंट राइट, चेक। अगर कोई हाइड्रोजन का ई निकालने को कहे एट नॉन स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन,
ये लिखवाएंगे अगली क्लास में। इसके प्रेशर को, अब प्योर सॉलिड होता था उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लिख देते थे, प्योर गैस की नहीं लिख सकते। प्योर गैस का प्रेशर आपको हमेशा पूछना पड़ेगा, नहीं दिया है तो आपको हमेशा 1 बार मान के चल लेना है। दिस क्लियर है सबको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 क्यों लिख रही हूं वो क्लियर है सबको? सभी की आंखें यहां चाहिए, लिखने का लालच बिल्कुल मत करना, यहां ये स्लाइड पूरी अगली क्लास में बात होगी। मैं कुछ सोच दे के भेजना चाह रही हूं कि अगली क्लास में आओ तो क्या चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आओ। अगर मैं इस H आयन को ऊपर ले जाती तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो जाता, ठीक है, रेज टू पावर 2 है, आपको पता ही है लॉग में डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाती तो माइनस लॉग एच आयन, माइनस लॉग ऑफ एच आयन इज नथिंग बट पीएच। तो माइनस, और ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पीएच की वैल्यू दे के पुट करवाई है मेरे से, तो माइनस लॉग ऑफ एच आयन की जगह पीएच पुट कर सकती हूं, और लॉग में पावर कहां है वो तो बाहर उतर जाती है। तो यानी कि आपको अगली क्लास में यहां से शुरू करके यहां लेके आएंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच के ऊपर, कोई मैं जेई नीट के लिए नहीं बात कर रही।